तो साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज। 8वीं टेस्ट सीरीज को दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले 7 टेस्ट सीरीज को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है नेक्स्ट आईएएस की। इसी 8वीं टेस्ट सीरीज का दोस्तों अब पार्ट ए हम लोगों ने अच्छी तरह से निपटा लिया था, आधा प्रश्न। बाकी का जो आधा बचा था मैंने कहा कि इसको मैं पार्ट बी में करवाऊंगा, वही मैं दोस्तों करवाने जा रहा हूं। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिलेंगे। और आपको बता दें कि इसमें जो प्रश्न है दोस्तों, जो प्रश्न है इक्का दुक्का छोड़कर सारे कंसेप्चुअल प्रश्न है, जो देखने में थोड़ा सा बड़े लगेंगे लेकिन आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट आप सीखेंगे। थोड़ा सा धैर्य होकर देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आजकल अगर थोड़ा सा आप धैर्य देकर ऐसे प्रश्नों को अगर नहीं सॉल्व करोगे ना, तो जानते हो आजकल यूपी पीसीएस यूपीएससी की राह पर निकल चुका है। ऐसा दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा आयोग है जो अब यूपीएससी का टक्कर देने के लिए निकल पड़ा है। तो हम सबको दोस्तों अब ऐसे कंसेप्चुअल प्रश्नों पर ध्यान देना होगा। हम वन लाइनर अगर पढ़ेंगे दोस्तों तो वही जैसे ही रिजल्ट अब तक आया है हम लोगों का वैसा ही आएगा। तो हम लोगों को अपने रणनीति में परिवर्तन करना होगा, प्रश्नों से उलझना पड़ेगा, प्रश्नों से दोस्तों हमें लड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो प्रश्न क्रैक होंगे। तो दोस्तों यही कहते हैं आपसे, आप सब दोस्तों थोड़ा धैर्य होकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक आपको और थोड़ा सा दोस्तों एक रणनीति बनाते हैं, जब आप वीडियो देखा करिए ना तो वीडियो को पॉज कर, जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए तो उसे पॉज करके आप एक बार खुद से सोचा करिए क्या हो सकता है। उसके बाद हम तो बताएंगे ही, तो आपके लिए दोस्तों ये डबल बेनिफिट होगा। हम कोशिश करते हैं एक एक प्रश्नों को निचोड़ ले, उसमें जरा सा भी रस न बचे, जो आपके लिए काम करे दोस्तों, यही हमारा ध्येय है। चलते हम दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद। शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 91। बहुत अच्छा। आपसे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के सेंस में कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, जिन्हें पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, उसके हिसाब से ऑप्शन को चुनना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट को दोस्तों अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो ये वाला स्टेटमेंट दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, वह उसे खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से वो इसका उपयोग करता है। और 54 में तो आप जानते हैं दिया ही है, चुनाव से संबंधित है राष्ट्रपति की, सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट में कह रहे हैं आपसे दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्य अधिनियम 1969 के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रपति कार्यनिर्वहन अधिनियम 1969 के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों बाय द वे राष्ट्रपति नहीं है तो उनके स्थान पर दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति होंगे। अगर बाय द चांस उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब कौन होगा? सीजीआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो दोस्तों कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो होगा। तो यहां पर ये कई क्रम आप फॉलो रखेंगे। ये पूछा जाता है कि ये नहीं होंगे तो कौन होगा, फिर इसके बाद कौन होगा, ये क्रम फॉलो करता है, तो आप इसे याद रखे रहेंगे। एक बार दोस्तों कार्यवाहक ऐसा कभी हुआ है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हो? तो यस दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक बार ऐसा बने थे। आगे देखें यहां पर तो आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा दोनों कथन आपका 91 में सही है। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पर विचार करके बताना है कि कितने कथन सही हैं, गिन के बताना है। तो एक एक कथन को हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। फैक्ट पर आधारित है, आप देखेंगे तो कोई दम नहीं है, सीधा सीधा फैक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2021 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। नहीं मेरे भाई, 10 दिसंबर को रखी थी, मोदी जी नहीं रखी थी, लेकिन 2021 नहीं 2020 को दोस्तों। तो याद रखे रहेंगे, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, आपको ये गलत दे दिए तो ये वाला गलत हो गया। अब दोस्तों कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। देखेंगे आप लोग कैसे 3 साल के अंदर संसद भवन बन के तैयार हो गई। तीसरा वाला अगर देखें तो भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, ये क्या है दोस्तों? भारत की जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, ये क्या है दोस्तों? इसके तहत केंद्र सरकार की एक योजना है। इसके तहत अंग्रेजों की जमाने की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनको मॉडर्न बनाना, उनको नया बनाना, इसका
उद्देश्य है। तो दोस्तों इसी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में इस संसद भवन का निर्माण किया गया, बिल्कुल किया गया। तो तीन के तीनों 2 और 3 यानी 2 स्टेटमेंट हमारे सही है, पहला तो गलत हो गया, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। बहुत अच्छा। आपका दोस्तों अगर हम लोग ये 93 वाला देखें तो ये भी एक कंसेप्चुअल सवाल है, थोड़ा देख लेंगे, बड़ा काम आएगा आपको। ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि सही क्या है। तो दोस्तों आजकल यूपीएससी, क्योंकि यूपी पीसीएस ना यूपीएससी का छोटा भाई है, वो उसका बड़ा भाई बनने का प्रयास कर रहा है। आजकल कंसेप्चुअल प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, तो आप जो वन लाइनर प्रश्न है आप उस पर ज्यादा डिपेंड न रहिए, ऐसे प्रश्न अब जमाना चला गया है। यूपी पीसीएस अब आपको अगर क्रैक करना है तो आपको अब यूपीएससी का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तो उसीलिए इस टाइप के प्रश्न है, थोड़ा सा आपको अब बाहर निकलना पड़ेगा, कूप मंडूक वाली जो सिस्टम है ना, उससे थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं पहले वाले में, यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अनिवार्य चिकित्सा जांच के बाद ही, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जांच के बाद ही अपना लिंग स्वयं निर्धारण और पहचान करने की अनुमति होता है। तो दोस्तों आप पहले ये जान लीजिए कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति होता क्या है। जिसके जन्म के समय उसका लिंग निर्धारण न हो पाता है, हम लोग उसे ट्रांसजेंडर में रखते हैं। और ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपना लिंग स्वयं निर्धारण करने का उसको पूरी आजादी है। ऐसा नहीं सिर्फ जांच के बाद ही उसको प्रमाण पत्र देगा तभी होगा, नहीं, वो अपना लिंग स्वयं निर्धारण करने की दोस्तों उसको अनुमति होती है। तो यहाँ कह रहे हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से चिकित्सा जांच के बाद ही अपना लिंग निर्धारण स्वयं अनुमति होता है, तो नहीं, वो उसके पहले भी हो जाता है। तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरे वाले में कह रहे हैं यह बीमा कवरेज के साथ लिंग पुष्टि उपचार और एचआईवी निगरानी तक पहुंच सुनिश्चित करता है, बिल्कुल। तो ये वाला आपका यहाँ पर 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। 92 वालों को देखें, आप इससे कहीं न कहीं कई बार परिचित हुए होंगे। अशोक मेहता समिति के बारे में खूब हम लोग पढ़े हैं। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत का दोस्तों उन्होंने सुझाव दिया था 1957, याद होगा ना। इसके बाद दोस्तों इसके जस्ट 20 साल बाद आया दोस्तों अशोक मेहता। अशोक मेहता दोस्तों 1977 में आया, इन्होंने रिपोर्ट दिया था। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत का दोस्तों सिद्धांत दिया था, याद है आपको ना, याद हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं दोस्तों पहले वाले स्टेटमेंट में बताना है आपको सही क्या है। तो इसमें कह रहे हैं अगस्त 1977 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, नहीं मेरे भाई 1977 में किया, यहाँ मैंने आपको बता दिया। तो ये वाला आपका गलत हो गया। दूसरा वाला में कह रहे हैं पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के बजाय द्विस्तरीय प्रणाली अपनाए जाने की सिफारिश की थी, ये वाला बिल्कुल सही है। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत का दोस्तों सुझाव दिया था, जबकि बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय वाला दिया था। तो उनके 20 साल बाद ये आया था। तो दूसरा आपका सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। आगे अगर हम लोग दोस्तों देखें, लोक अदालत से संबंधित आपको प्रश्न दिए गए हैं। लोक अदालत का मतलब होता है दोस्तों, ये जो गांव का दोस्तों बहुत सारे छोटे बड़े मामले होते हैं उसको निपटाने के लिए सस्ता और तीव्र न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था की गई है। तो इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है सही क्या है। लोक अदालत, तो इसे विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम लोग नालसा कहते हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। अब कह रहे हैं इस अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है, इसमें शामिल सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हो जाएगा कि यह अंतिम निर्णय नहीं है, आप इसके ऊपर क्लेम करके हायर कोर्ट में जा सकते हैं, तो कोई मानेगा ही नहीं। छोटे मोटे झगड़े होंगे तो भी कोई नहीं मानेगा, जिसके विरोध में चला जाएगा वो कहेंगे हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए दोस्तों इस अदालत का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए इसको बाध्यकारी बना दिया कि आपको यही अंतिम निर्णय मानना पड़ेगा। तो दोनों सही हैं दोस्तों यहाँ। तो आपका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 के दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 96 वाले में, तो राज्यों में साधारण विधेयक पारित करने से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। साधारण विधेयक पारित करने की शक्ति के संदर्भ में बताना है कि सही क्या है। देखें हम लोग पहला वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो विधान परिषद अधिकतम 6 महीने तक ही विधेयक को रोक कर रख सकते हैं या विलंबित कर सकता है। तो नहीं मेरे भाई, 3+1, पहले 3 महीने के लिए, फिर बाद में फिर पारित होकर आए तो 1 महीना के लिए, यानी मैक्सिमम वो 4 महीने तक रोक कर रख सकती है, 6 महीने तक नहीं। तो यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो जाएगा। और किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद को सुलझाने के लिए दोनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो दोस्तों यस, यहाँ पर साधारण संविधान जो साधारण विधेयक होता है उसमें हमारे संविधान में अनुच्छेद 108 है,
इसी में दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान है, यानी किसी विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में दोस्तों कंट्रोवर्सी हो गई तो उनको एक जगह बैठाकर उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो वहां से इसको पारित किया जाता है। तो ये वाला वहां पर आपका सही है। 96 में आपका क्या हो जाएगा, ये सी वाला केवल 2 सही है आपका। क्या हो जाएगा 96 में, सी वाला केवल 2। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 97 में जो आपसे पूछा जा रहा है, भारत में परिसीमन आयोग, बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार मैं इस पर चर्चा किया हूं। परिसीमन आयोग क्या होता है दोस्तों, हर बार जब जनगणना होती है, ध्यान से समझिए थोड़ा धैर्य से, बहुत बार पूछा गया है, बहुत काम देगा आपको। परिसीमन आयोग का काम है दोस्तों, जब भी जनगणना हो, जनगणना के जस्ट बाद जो लोकसभा विधानसभा की सीटों का, क्योंकि जनगणना बढ़ती है जो हर 10 साल में होती है, तो उसके जस्ट बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों का फिर से निर्धारण करना, जो जनसंख्या बढ़ गई है उसके अनुसार सीटों को फिर मैनेज करना। तो दोस्तों ये 1951 से लेकर 1971 तक जब जब जनगणना हुई तब तब परिसीमन हुआ। लेकिन दोस्तों देखा गया कि नॉर्थ इंडिया में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, यहाँ सीटों की संख्या भी बढ़ जा रही थी। साउथ में जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में सीटों की संख्या नहीं बढ़ रही थी, तो लोग विरोध करने लगे। तो इंदिरा गांधी ने रुकवा दिया, कहा भैया अब जनगणना होगी लेकिन अब परिसीमन नहीं होगा, अब 2002 में देखा जाएगा। तो 30 साल के लिए इसको रोक दिया गया। फिर जाके दोस्तों 2002 में परिसीमन हुआ, फिर 2002 में 2001 की जनगणना के बाद 2002 में परिसीमन हुआ। लेकिन दोस्तों सीटों की संख्या उतना ही रखा, बढ़ाया नहीं, जो जनसंख्या बढ़ी थी सभी सीटों में बांट दिया गया। तो याद रहेगा आपको, भूलेगा नहीं, केवल 4 बार परिसीमन हुआ है। तो पहले वाले में कह रहे हैं इसके तहत विधि सम्मत होते हैं, इसके आदेश विधि सम्मत होते हैं और किसी भी न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल ये वाला तो आपका सही है दोस्तों, कोई डाउट नहीं है, यहां तक आपका सही है पहला वाला। दूसरे में कह रहे हैं भारत में परिसीमन आयोग का गठन 7 बार किया जा चुका है। नहीं मेरे भाई, 71 में जनगणना हुई थी, 72 के बाद से ही बंद है, 4 बार हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये गलत हुआ। तीसरे वाले में कह रहे हैं भारतीय संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2001 ने 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को स्थिर कर दिया। यस, अभी जो मैंने आधी आपको बात बताई कि 2002 में ऐसा हुआ था, फिर यह निर्णय लिया गया कि अब 2026 में देखा जाएगा। अभी 2026 में दोस्तों परिसीमन होगा, इसके बाद ये जो महिला आरक्षण बिल है इसको भी लागू किया जाएगा परिसीमन के बाद। तो ये भी सही है आपका। आपका 97 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3 सही है। देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे, सही पूछा जा रहा है ना, सही, तो सही आपका 2 हो जाएंगे केवल, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों हम लोग 98 वाले को देखें, एक से बढ़कर एक दमदार प्रश्न है दोस्तों, कोई बच्चों टाइप का प्रश्न नहीं है, लेवल का प्रश्न है एकदम। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको प्रश्न दिया गया है, बताना है कि सही क्या है। तो देखें पहले वाले में कह रहे हैं दोस्तों, यह केवल राष्ट्रपति के अनुरोध पर ही सदन की गुप्त बैठक का अनुमति दे सकते हैं। मेरे भाई राष्ट्रपति के अनुरोध पर नहीं, प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह गुप्त बैठक की अनुमति देते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे पीएम के। तो ये वाला आपका गलत हो गया। दूसरे वाले में कह रहे हैं यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। यस, आप लोग जानते हैं धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 110 में दिया गया है, जो लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या वो वित्त विधेयक है। तो यही वाला यहाँ पर आपका ये सही है दूसरा वाला, तो आपका सही कह रहे हैं, तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत अच्छा, हम लोग देख लिए दोस्तों, 98 हमारा हो गया। अब हम चलते हैं 99 पर। देखते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देंगे। आपसे कह रहे हैं कि किस संस्थान ने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके मस्तिष्क कोशिका कनेक्शन का मानचित्रण करने के लिए लॉइकॉन तकनीक विकसित किया। पहला वाला अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो यही है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया, जिसे हम लोग दोस्तों इस्ता कहते हैं। यही इस्ता दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके मस्तिष्क कोशिका कनेक्शन का मानचित्रण करने के लिए लाइकॉन तकनीक का विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, यही याद रखे रहेंगे, इस्ता। आगे देखें दोस्तों हम लोग, ये आपका जो यहाँ पर 100 वाले में पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा। कह रहे हैं दोस्तों भारत में संसद के संदर्भ में आपको दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो दोस्तों पहले वाले ऑप्शन को अगर हम लोग देखें, पहले वाले स्टेटमेंट को, तो कह रहे हैं संविधान का भाग 6 संसद के गठन और संरचना से संबंधित है। मेरे भाई यार भाग 6 तो राज्यों से संबंधित है ना,
केंद्र का मामला है, भारत का संसद ये केंद्र का मामला है, तो ये तो संविधान के भाग 5वें से संबंधित है, 6वें से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में कर रहे हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सदस्य होता है। तो मेरे भाई राष्ट्रपति कहाँ सदस्य होता है, वो वोट कहाँ देता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में कह रहे हैं राज्यसभा निचला सदन है और लोकसभा उच्च सदन है, तो यानी राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निचला सदन है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो कह रहे हैं यहाँ कौन सा सही है, तो मेरे भाई डी हो जाएगा, कोई सही नहीं है, दोनों गड़बड़ हो गए। हमारा 100 वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 में डी हो जाएगा, सब गड़बड़ है। दोस्तों प्रश्न संख्या 101 को अगर हम लोग देखें तो आपको कुछ प्राधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स दे दिए गए हैं, इन पर विचार करके आपको बताना है कि कितने को राज्य विधान मंडल के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से देंगे, अलग अलग पेज पर बटा हुआ है। तो यहाँ दोस्तों पहला आपको लिखा गया है राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता हम लोग जानते हैं जिस तरह से केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी तरह से राज्य के लिए महाधिवक्ता होता है दोस्तों। ये इसको बिल्कुल एकदम संसद के सदस्य की तरह विशेषाधिकार प्राप्त होता है, बस केवल वोट नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ ऐसा लगता है कि ये सांसद विधायक है। तो यस ये वाला तो है, राज्य के मंत्री को भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, यस भाई, क्योंकि यह सदस्य होता है, लेकिन राज्यपाल को नहीं होता है। तो 1-2 आपका सही हो जाएगा। 1-2 कहाँ है दोस्तों, गिन कर आपको बताना है ना कितने, तो गिनना है आपको कितने सही हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1-2। प्रश्न संख्या 102 आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है किसने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आवश्यक संशोधन यानी कुछ संशोधन के साथ राज्यपालों के महाभियोग के लिए भी लागू की जा सकती है। तो ऐसा दोस्तों पुंछी आयोग 2007 में जो हुई थी उसने ऐसा सुझाव दिया था कि जिस तरह से महाभियोग राष्ट्रपति के लिए है उसी तरह से कुछ संशोधन के साथ राज्यपाल के लिए भी बनाना चाहिए। 103 को हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा। आपको दोस्तों विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट देकर पूछ रहे हैं, बताना है कि सही क्या है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं विधान परिषद जैसे दोस्तों केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन होता है, ऐसे राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन होता है। अभी दोस्तों विधान परिषद कितने राज्यों में है, कुल अभी 6 राज्यों में है। कौन कौन से है दोस्तों, यूपी और इसका भाई बिहार में है दोस्तों, और कौन कौन है, महाराष्ट्र, और उसके जस्ट नीचे उसका चिपका हुआ छोटा भाई कर्नाटक है दोस्तों, और कौन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, AND में लिख दिया हूं आंध्र प्रदेश, और उससे निकला हुआ तेलंगाना। तो याद आ जाएगा आपको, इन्हीं 6 में विधान परिषद है दोस्तों। और विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद के 169 में दिया गया है कि केंद्र अगर जहां नहीं है तो वहां उसको स्थापना कर सकता है, बना सकता है विधान परिषद, और जहां है उसकी जरूरत नहीं है तो उसे खत्म कर सकता है। तो ये हुई इतना बात। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं, कह रहे हैं विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या की 2/3 नहीं दोस्तों 1/3 हो सकती है। अधिकतम 1/3 और न्यूनतम 40। तो न्यूनतम वाला सही दिया है, अधिकतम वाला गड़बड़ कर दिए, ये 1/3 होना चाहिए था, इसलिए यह गलत हुआ। दूसरे में कह रहे हैं परिषद की वास्तविक सदस्य संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यस ये भी दोस्तों यहां पर सही है आपका। तीसरे वाले में कह रहे हैं विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं यानी इनडायरेक्ट, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, यहां पर आपका ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो आपका कौन से सही हुए, 2 सही हुए। 103 का अगर आप लोग देखेंगे तो आपका कौन कौन से सही हुआ, ये आपका 2 और 3 का सही हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं, पढ़ के बताना है कि सही क्या है। पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया। मेरे भाई 9A 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, 73वां के माध्यम से केवल भाग 9 जोड़ा गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हुआ। दूसरे वाला आप लोग जानते हैं, कह रहे हैं कि संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें अनुच्छेद 243G के अंतर्गत पंचायतों के 29 कार्य सूचीबद्ध किए गए, यानी पंचायतों को कार्य करने का जो सब्जेक्ट दिया गया 29 दिया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। यही कभी कभी पूछ लेता है कि शहरी निकायों को कितना विषय दिया गया है, तो उनको 18 विषय दिया गया है, तो ये भी याद रखे रहेंगे। तो तीसरे वाले में कह रहे हैं
यह सहभागी लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र में स्थानांतरित करता है। नहीं समझ में आया होगा, बता रहे हैं। जैसे हमारा जो सांसद विधायक होते हैं, चुने जाते हैं, यह सहभागी लोकतंत्र के हिस्सा प्रतिनिधि लोकतंत्र के हिस्सा होते हैं। हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि से ही अपना शासन करवाते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या करता है पंचायत, प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र जिसका निर्णय जनता ले, जैसे जनता लेती है जहां सीधे वहां पर, यानी ये प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में स्थानांतरित करता है। यहां पर उल्टा लिख दिए हैं तो ये गलत हो जाएगा आपका। यहां पर आपका कौन सा सही होगा, केवल एक हो जाएगा। पहला वाला केवल मतलब दूसरा वाला केवल सही था, केवल एक गिन के बताना है ना। देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है नागरिकता से संबंधित, भारत में नागरिकता के संबंध में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि आखिर सही क्या है। तो दोस्तों आप लोग को अगर थोड़ा सा भी अगर ज्ञान होगा तो संविधान के भाग 2, हमारा जो संविधान का 2 भाग है वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद कहाँ से 5 से 11 तक का अनुच्छेद दिया गया है। तो आपको बता दें अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है दोस्तों, जब भारत का संविधान लागू हो रहा था जो भारत में थे उनकी नागरिकता का प्रावधान। फिर 6 किससे संबंधित है दोस्तों, जो लोग पाकिस्तान से भाग के आए थे उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी। 7 किससे संबंधित है, जो लोग गए पाकिस्तान लेकिन किन्हीं कारण से फिर चले आए तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान दोस्तों किया गया। अनुच्छेद 2 8वां था दोस्तों, भारत के बाहर रहने वाले जो भारत के बाहर हैं, जिनके दादा नाना नानी कभी भारत में रहे हैं, जिसे हम लोग दोस्तों भारतीय मूल कहते हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 9 में दोस्तों जो कहा गया है कि अगर आप सिंगल नागरिकता का प्रावधान है, यदि आप भारत के नागरिक हैं फिर भी किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत से ऑटोमेटिक नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो इतना समझ में आ गया है, इतना आपके काम का हो गया। बाकी 9वें में विदेशी राज्य की नागरिकता, यहाँ 10वें में क्या है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता रहेगी। 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित नियम संसद बनाएगी। तो समझ में आ गया होगा आपको। संविधान के अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध लगाता है। बिल्कुल वही मैंने बताया ना कि आप 2 नागरिकता नहीं ले सकते, एक लेंगे तो भारत से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सही है। भारत के विदेशी नागरिक का दर्जा भारतीय संविधान के तहत दिया गया है। नहीं मेरे भाई, जो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही क्या है फिर, आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा आपको। 105 हो गया हमारा। आगे चलते हैं 106वें वाले को देखते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में दिया है। आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल होता है जो सिर्फ बाहरी वस्तुओं पर लागू होता है, छोटे पार्टिकल्स वगैरह पर नहीं लागू हो पाता है, इसलिए इसे कमजोर बल कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे वो विश्व में कहीं भी हो। तो ये वाला मामला तो सही है आपका, पहला वाला कह रहे हैं। यहाँ हम लोग अगर पहला वाला स्टेटमेंट देखें तो कह रहे हैं यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है। बिल्कुल होता है, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो। यस, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल यानी कमजोर बल होता है। मैंने पहले ही बताया था कमजोर बल है क्योंकि ये पार्टिल्स वगैरह पर लागू नहीं हो पाता। तो कह रहे हैं सही कौन सा नहीं है। मेरे भाई सही तो दोनों है। अब कह रहे हैं सही कौन सा नहीं, तो ऐसा कोई नहीं है जो गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम अगर 7वें वाले को देखें, थोड़ा ध्यान देंगे अगर आप लोग, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, आपको जोड़े दिए गए हैं, परमाणु रिएक्टर के प्रकार दिए गए हैं और उसमें क्या ईंधन भरे जाते हैं ये दिया है। तो हमें बताना है कौन सा जोड़ा हमारा सही सुमेलित है। तो दोस्तों पहला वाला को अगर हम लोग देखें तो दाब युक्त प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यही है दोस्तों। PHWR मतलब क्या है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये प्राकृतिक यूरेनियम दोस्तों यहाँ पर ये अप्लाई होता है। इसमें ईंधन कौन सा होता है, ये प्राकृतिक यूरेनियम। तो ये वाला तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। दोस्तों यहाँ दूसरा वाला अगर स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में थोरियम 232 प्रयुक्त होता है। नहीं मेरे भाई, यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिश्रण होता है, वो यहाँ पर उसके ईंधन में काम आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्शन में। तो ये वाला नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। और कह रहे हैं उन्नत भारी जल रिएक्टर एडवांस हैवी वाटर रिएक्शन में मिश्रित ऑक्साइड नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर जो थोरियम 232 दिया है ये होता है थोरियम 232, इसमें ईंधन प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो दिया है ये वाला।
तो यही दोस्तों यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो आपका सही क्या हुआ? सही तो केवल एक हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। आगे चले अगर हम लोग देखें 108वें वाले में, तो कह रहे हैं यह प्रतिरोध दुगना, यदि प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो धारा हो जाती है। तो दोस्तों थोड़ा सा ये मैथमेटिकल सवाल है, बड़ा अच्छा है, कई सारे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? बिजली को रोकते का काम करती है। एक समझ लीजिए इसे, जैसे करंट बह रही है, आप यहाँ पर प्रतिरोध लगा देंगे तो बिजली के स्पीड को बहुत स्लो कर देती है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा उतना ज़्यादा बिजली स्लो बहेगी। तो दोस्तों यही है, प्रतिरोध अगर दुगना कर दिया जाए तो धारा कितनी हो जाएगी? धारा आधी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कैसे हो जाती है, जरा हमें समझा कर बताओ। तो दोस्तों जरा ध्यान से समझिएगा। हम लोग जानते हैं दोस्तों करंट, करंट बराबर क्या होता है? करंट बराबर दोस्तों वोल्ट अपान रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यही प्रतिरोध है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहां पर कह रहे हैं प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो धारा हो जाएगी। धारा जैसे यहां पर करंट की बात कर रहे हैं आई, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आई हम मान लीजिए इतना ही रहे, बोल्ट को कांस्टेंट कर लें, मान लीजिए बोल्ट कांस्टेंट है, इसको हम बढ़ाएं घटाएं ना, तो इसको एक मान लें अगर, तो एक मान लें, और करंट यहां पर इसको हम दुगना कर देते हैं। ये मान लीजिए ए भी एक था, ये दो कर दिए तो आधी हो जाएगी, यानी आधी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। कई सारे एग्जाम पूछा जाता है गोलाकार दर्पण के बारे में, थोड़ा ध्यान दीजिए। गोलाकार दर्पण के सेंस में कौन सा सही नहीं है? तो पहले वाले में करें, यह एक गोलाकार दर्पण, यह गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा होता है या धंसा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। क्यों? ये यही कहना चाह रहे हैं, आप लोगों को कक्षा 9 में खूब पढ़ाया गया होगा, परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा होता है, यही है परावर्तक तल, यही जो अंदर तरफ धंसे हुए हैं। तो इसका परावर्तक तल अंदर तरफ धंसा हुआ होता है, तो यह अवतल लेंस होता है, तो अवतल दर्पण होता है। तो ये बात सही है। दूसरे में करें, वह गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल कहते हैं। बिल्कुल सही, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे जो ये होता है, ये होता है, यही इसका परावर्तक तल है, ऊपर की तरफ है, तो सही है। ये भी सही है अपनी जगह पर। उत्तल दर्पण द्वारा प्रदान प्रतिबिंब सदैव वास्तविक एवं उल्टा होता है। नहीं मेरे भाई, उल्टा होता तो आपके गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है, आपके यहाँ फोर व्हीलर वगैरह होगी, तो आप देखेंगे साइड में मिरर लगा रहता है पीछे की चीजों को देखने के लिए, वो छोटा करके दिखाता है जिससे शीशे में एडजस्ट हो जाए, पूरा हमें दिखे, और वह उल्टा नहीं सीधा दिखाता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कौन सा गलत है, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया, क्योंकि यह उल्टा नहीं सीधा दिखाता है। बाकी सब दोनों ऊपर वाला आप रट लीजिएगा, आपके लिए काम आएंगे। आगे चले हम लोग देखते हैं 110 में। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा तत्व पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? तो पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार, तो आप लोग को थोड़ा दिमाग में आना चाहिए। हम लोग डिटर्जेंट अगर पानी में मिला देते हैं तो पानी की कठोरता कम कर देता है, पानी को सॉफ्ट यानी मृदुल बना देता है, तो वो धूल को आसानी से उसमें से घुल जाते हैं। यही है दोस्तों, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर मिला देंगे पानी में तो आपका कपड़ा का मैल धुलेगा ही नहीं। तो ये उल्टा हो जाता है, पानी को कठोर कर देता है और वह उस पर परत बना लेती हैं, आपका कपड़ा साफ नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें डिटर्जेंट खूब ढेर सारा मिलाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम ही ये कठोरता के लिए जिम्मेदार हैं। समझ में गए होंगे आप। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 111 वाले में, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर दोस्तों आपसे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। दोस्तों अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आप सब देखे होंगे, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाने कारखाना बनाया था, तो एक पोस्ट कर दिए। तो लोग कह रहे थे भाई ये बताना जरूरी था कि हमने यहाँ कारखाना बना दिया है, क्योंकि दुश्मन को नहीं मालूम होना चाहिए कि फलाना जगह पर इनका कौन सा हथियार बनता है। तो उस समय बड़ा चर्चा में ये था। तो यही कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है। तो ब्रह्मोस मिसाइल आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की मोस्कवा नदी है, तो वही शुरुआत के ब्रह्म और ये मोस्क यानी ब्रह्मोस, यहीं से ये शब्द लिया गया है, आपको याद रहना चाहिए ये। तो पहले ऑप्शन कह रहे हैं यह 2 चरण वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसमें पहले चरण में ठोस ईंधन और दूसरे चरण में तरल यानी लिक्विड रामजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल ये वाला तो आपका सही है, लेकिन हमें गलत जो है उसको बताना है। दूसरे वाले में करें मिसाइल स्टील्थ और ईंधन दक्षता बनाए रखने के लिए सबसोनिक पथ का अनुसरण करती है। सबसोनिक नहीं मेरे भाई, सुपरसोनिक का। सुपरसोनिक यानी इसकी गति तो 2.8 होती है ना,
तो ये तो सुपरसोनिक में आ जाएगा, सबसोनिक थोड़ी ना आएगा। तो ये वाला यही गलत हो जाएगा, यही आपका उत्तर है। बाकी भूमि, वायु, समुद्र और पनडुब्बी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, दागो भूल जाओ सिद्धांत पर है, सब सही है। बी वाला आपका यहाँ गलत था। तो आपका सही कौन हो जाएगा? बी, क्योंकि यही गड़बड़ था। आगे अगर हम लोग देखें 112 में, तो दोस्तों यहाँ एथेनोइक एसिड के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है और बताना है कि सही क्या है। एथेनोइक एसिड का दोस्तों फार्मूला एक दिन हम आपको बताए थे। एथेन है यानी 2 कार्बन होने चाहिए, CH3 सी डबल ओ, ओइक ग्रुप आपसे जुड़ा होता है, तो यही ओइक ग्रुप है दोस्तों एथेनोइक एसिड। इसे दोस्तों सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है, सिरका में यही पाया जाता है दोस्तों, सिरका को बचाए रखता है लंबे समय तक, तो ये सही है। पानी में प्रोपेनोइक एसिड के साथ 5 से 8% घोल को सिरका कहा जाता है। नहीं भाई, प्रोपेनोइक को नहीं मेरे भाई, ये जो एथेनोइक एसिड के घोल को, यहाँ पर मैंने जो लिखा हो यही, तो एथेनोइक एसिड के 5 से 8% घोल को सिरका कहा जाता है और इसका अचार में परिरक्षण के रूप में व्यापक उपयोग होता है। तो दूसरा गलत कर दिए, यहाँ पर प्रोपेनोइक की जगह एथेनोइक होने चाहिए था। तो केवल एक आपका सही है, सही पूछ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 113 वाले को देखें तो दोस्तों कह रहे हैं आपसे, कौन सी व्यवस्था घरेलू सर्किट के उपयोग के लिए किया जाता है? आपके घर अगर वायरिंग वगैरह होती होगी तो आप लोग देखते होंगे, आपके बोर्ड में पहले करंट को लाया जाता है, सोर्स यहीं पर रखा जाता है, और जितने भी उपकरण होते हैं, पंखा, कूलर, टीवी, तो ये सब जो दोस्तों इसी बोर्ड से ही हमें दिए जाते हैं। यानी समांतर क्रम में दोस्तों घर की जो वायरिंग होती है वो समानांतर के तहत होती है दोस्तों। तो यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा, इसके तहत होती है। समानांतर में दोस्तों क्या होता है, सभी को करंट बराबर मिलता है। और ये श्रृंखला वाला क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बल्ब हो गए, तो एक तार इसमें जोड़ दिया जाएगा, इसका इसमें, इसमें, इसका इसमें, और एक तार यहाँ जोड़ देंगे, तो ये आपका समानांतर श्रृंखला वाला हो जाएगा। तो घर की वायरिंग श्रृंखला में नहीं, समानांतर में होती है, याद रखे रहेंगे आप। आगे देखें अगर हम लोग 114 वाले को, तो थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों, हमारे पास लिखने के दोस्तों संसाधन नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा हमारे पास संसाधन आएगा हम कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग समझ जाया करिए, मैं इतना कोशिश करता हूं क्योंकि हाथ से ही लिखना रहता है, तो आप लोग समझ जाए, तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाया करिए, थोड़ा सा पेशेंस से अगर देखेंगे, कोई तड़क भड़क वाला ये वीडियो नहीं है, ये थोड़ा सा समझेंगे तो आपको बहुत काम देगा आपको। ये कोई उस तरह का वीडियो नहीं है कि सिर्फ आपको जो है मसालेदार टाइप का वीडियो, ऐसा आपको नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कौन सा कथन हमारा सही नहीं है इंडोर वायु प्रदूषण के बारे में? तो दोस्तों रेडान एक रेडियोधर्मी गैस जो जमीन की इमारतों से रिश्ती है, बिल्कुल ये वाला तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पहला वाला तो आपका सही है, कोई डाउट नहीं। दूसरा वाला में दोस्तों कह रहे हैं कि फफूंद एक सूक्ष्म जीव और कवक का प्रकार होता है जो नम स्थानों और आर्द्र वातावरण में पनपता है, बिल्कुल ये दोनों सही हैं आपके। तो कह रहे हैं सही कौन सा नहीं है, तो दोनों आपके मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी ऐसा कोई नहीं है जो गलत है। आगे चले हम लोग देखते हैं 15 वाले में। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, बड़ा अच्छा सवाल, कक्षा 11 में ही आपको पढ़ाया गया होगा ये। अमोनिया के संदर्भ में कौन सा आपका कथन सही है, तो बताना है आपको। अमोनिया का उत्पाद हेबर विधि, हेबर बॉश प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग कम तापमान और दबाव में किया जाता है। दोस्तों ये आधी बात सही है, आधी गलत है, और हमारे ऑप्शन में आधी बात गलत हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये बात सही है, अमोनिया का दोस्तों अगर उत्पादन करना होता है तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर इसे अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनिया हमारा बनता है NH3, आप लोग जानते हैं, तो NH3 बनता है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, इसके 2 यूनिट इसको हम ले लेंगे और ये नाइट्रोजन यहाँ 2 यूनिट ले लेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा यहाँ, ये वाला हो जाएगा। तो आपकी बात यहाँ एकदम यही है, हैबर विधि वाली। तो इसको यहाँ पर ये होना चाहिए था, कम टेम्परेचर प्रेशर नहीं, अधिक टेम्परेचर प्रेशर पर, तो इसलिए गलत हो गया, बाकी सब सही थे। दूसरे वाले में कह रहे हैं लिथियम आयन बैटरी और संपीड्य हाइड्रोजन की तुलना में उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण अमोनिया को कार्बन मुक्त ऊर्जा वाहक के रूप में खोजा जा रहा है, बिल्कुल। तो दूसरा वाला आपका सही है, तो आपका सही केवल ए हो जाएगा, यानी केवल दो, ऑप्शन ए केवल दो आपका सही है, पहला तो गलत हो जाएगा। तो सही हुआ आपका। आगे चले हम लोग देखते हैं 16 वाले में, कौन सा जीव या प्राणी पुष्पी पादक के परागण में सहायक नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल है,
लोगों का दिमाग चकरा जाता है ऐसे सवालों से। परागकण क्या होता है? जैसे दोस्तों पुरुष का स्पर्म जब महिला के अंडाशय तक पहुंचता है तो वहां से गर्भधारण प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ऐसे ही पुष्प में दोस्तों जो परागकण होते हैं वो जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो दूसरे फूल तक, तब जाके उनकी स्टार्ट होती है। तो यही है दोस्तों, परागकण कैसे कैसे हो? तितली के माध्यम से, मधुमक्खी के माध्यम से, चींटियां जो होती हैं वो एक एक फूल से दूसरे फूल पर परागकण को ले जाती हैं। तो ये सब करते हैं, मधुमक्खियां वगैरह होती हैं। तो यही गौरैया के माध्यम से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गौरैया दोस्तों उसका फूल उल पर थोड़ी बैठती है, वो दाना खाने वाली पंछी है, वो फूल पर बैठती नहीं। तो फूलों को दोस्तों वो कहाँ से ले जाएगी? यहाँ पुष्पी की बात किया जा रहा है ना, तो फूल उल पर वो नहीं बैठती है, तो इसलिए गौरैया का यहाँ पर पुष्पी पादक के परागण में सहायक नहीं होती है। तो याद रखे रहेंगे ये। आगे चलें, अगर हम लोग देखें 107 में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ्लोराइड के बारे में दिया गया है। फ्लोराइड के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है? तो ध्यान देंगे। तो भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पानी में फ्लोराइड की सुरक्षित स्तर 1 से 1.5 होना चाहिए था, यहाँ पर 1.25 कर दिए हैं तो ये गलत हो जाएगा। यानी पानी में जो फ्लोराइड होती है 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर में दोस्तों अगर है तो सामान्य है, उससे ज़्यादा है तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये गलत हो जाएगा, 1 से 1.5 तक ही सही है। तो ये वाला गलत हुआ आपका। दूसरे में कह रहे हैं फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन के साथ साथ ईंटों, टाइल्स और सिरेमिक के निर्माण में भी किया जाता है। यस, जो फास्फेट होते हैं दोस्तों उर्वरकों के उत्पाद के साथ साथ, उर्वरकों में इसका बड़ा उपयोग होता है, उसके साथ साथ अन्य चीजों में भी होता है जो दिया है। तो ये दूसरा वाला तो सही है। तो 107 में आपसे पूछा क्या जा रहा है, जरा देखें। यानी हमारा दूसरा सही निकला है, पहला गड़बड़ हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है सही क्या है, तो सही दोस्तों हमारा केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका 117 का सी हुआ। आगे अगर हम लोग देखें तो 118 वाले में बताना है हमें। 118 में थोड़ा ध्यान देंगे, सूरजमुखी के बारे में कुछ है तो विचार करना है, बताना है सही क्या है। तो सूरजमुखी का तेल मुख्य रूप से विटामिन ई से भरपूर होता है। बिल्कुल, सूरजमुखी का तेल दोस्तों, तेल वगैरह जो हम लोग जो रिफाइंड वगैरह खाते हैं, जिनको हार्ट की बीमारी होती है उनको सूरजमुखी का तेल एडवाइस किया जाता है, क्योंकि उसमें फैट कम होता है तो उनको इसलिए सुरक्षित होता है वो। तो ये बात यहाँ पर सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1918 में पेनिसिलिन की खोज की थी, तो ए भी वाला सही है आपका, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ए भी सही है। और तीसरे वाले में कह रहे हैं कैसिमीर फंक ने मूल रूप से 1920 में विटामिन शब्द का गढ़ा था। तो दोस्तों ये बात सही है, पंक ने मूल रूप से विटामिन शब्द को गढ़ा था, लेकिन 1920 में नहीं, ये 1913 में। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है आपकी, तीसरा वाला गलत हुआ। सही पूछ रहे हैं क्या है, तो सही आपका केवल सी हो जाएगा, यानी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले अगर हम लोग देखें 19 वाले में, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे, कथन कारण से रिलेटेड सवाल है, मजेदार है। कथन दिया गया है, कारण दिए गए हैं, बताना है। तो जलीय जीवों में श्वसन की दर स्थलीय जीवों की तुलना में बहुत तेज होता है। बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन उतना नहीं होता है जितना खुले स्थल पर होता है। जैसे कि आप कोई खुले आसमान में बैठे हैं तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, पानी में चले गए तो ऑक्सीजन कम रहती है। तो ऑक्सीजन अपने जीवित रखने के लिए उनको धड़ाधड़ ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना होता है, इसीलिए श्वसन दर उनको तेज करना पड़ता है जिससे उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए। तो सही है। तो हम हवा की मात्रा में तुलना में पानी की घुली ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है। बिल्कुल जो मैंने कारण बताया वही सही है। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलें, अगर हम लोग देखें 120 वाले में, ध्यान दीजिएगा। पौधों के उत्सर्जन के उदाहरण, जैसे हम मानव या कोई जीव देखते होंगे, वो खाता है तो निकालता भी है मल मूत्र पसीना इत्यादि के माध्यम से, उसी तरह पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। क्या? रेजिन और गोंद। आप लोग देखे होंगे, हम लोग पतंग वगैरह लसते थे बचपन में, तो आम के पेड़, गूलर वगैरह के पेड़ पास जाकर वहां से गोंद निकाल कर लसते थे। तो आपको याद होगा, अगर आप लोग किए होंगे तो ये बात सही है। गिरते पत्ते दोस्तों ये भी हैं, और क्योंकि पत्ते जब गिरते हैं तो वहां से जहां टूटते हैं वहां से भी एक उत्पाद आता है, आप लोग ध्यान देंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीकरण, तो यस ए भी वाला आपका सही हो जाएगा। तो आपका सही कौन हुआ? उपर्युक्त तो सभी सभी के सभी पौधों के उत्सर्जन के उदाहरण है। तो सही उत्तर का बात किया जा रहा है, तो सही उत्तर आपका डी होगा। आगे अगर देखें 121 में, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको यहाँ भी आप कई सारी चीज सीखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में यानी इकोसिस्टम में उपभोक्ताओं की श्रेणियों के संदर्भ में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों को अपघटक कहा जाता है? दोस्तों, अपघटक का हमारे इकोसिस्टम में बड़ा महत्व है। कोई जैसे जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ी गली सब्जियां जो होती है उसको अपघटक ही खा खा कर उसको दोस्तों इकोसिस्टम में उसको जाने से सीधे रोकते हैं। कोई जीव अगर फेंक देंगे, देखते हैं वो कुछ दिन में कैसे खत्म हो जाते हैं, तो वही अपघटक उसे खा जाते हैं। तो दोस्तों, ये अपघटक में क्या है, वायरस होते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वायरस नहीं होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं, कुकुरमुत्ता, आप लोग देखते हैं कुकुरमुत्ता वगैरह, जहां पर बहुत सारी सड़ी गली मतलब साग सब्जियां वगैरह फेंकी जाती हैं, तो वहीं पर दोस्तों कुकुरमुत्ता ज़्यादा जमता है, क्योंकि वहीं से इसको मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जीवाणु और कुकुरमुत्ता, ये दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ये अपघटक का काम करते हैं, लेकिन वायरस नहीं। वायरस क्या होता है दोस्तों, यह कि जब तक किसी जीवित कोशिका में नहीं जाता है तब तक नहीं पनपता है। तो ये बात यहाँ पर वायरस के लिए याद रखेंगे, इसलिए वायरस को दोस्तों इस जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी कहा जाता है। जब तक किसी जीव में नहीं जाएगा, जीव के सेल में, तब तक वो ऐसा लगेगा कि ये जीव नहीं है। जब भी किसी के सेल में ये पहुंच गया तो वहां से दोस्तों अपना वृद्धि करने लगता है, यानी वो जैविक की तरह कार्य करने लगता है। तो इसको याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका 2-3 सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 22 वाले में, तो कह रहे हैं छोटी आंत के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा हमारा सही नहीं है। तो देखें, आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन हमें बताना है गलत वाले को। पित्त रस अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है, नहीं मेरे भाई, यकृत द्वारा यानी लीवर के द्वारा ये पित्त रस स्त्रावित होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका उत्तर हुआ। बचा हुआ भोजन आंत की दीवारों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। सब सही थे, सी वाला गलत था आपका। आगे देखें 123 वाले में, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको विचार करना है, विचार करके बताना है कौन सा सही है। तो टार्टीग्रेड सूक्ष्म 8 पैरों वाले जीव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जो अत्यधिक गर्मी, ठंड, विकिरण, उच्च दबाव, यहां तक कि अंतरिक्ष के निर्वात में भी जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। टार्टीग्रेड्स पशु उत्कों पर निर्भर होते हैं और मुख्यतः शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। टार्टीग्रेड्स पशु उत्कों पर सीधे सीधे वहां पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो पौधों, शैवालों, सूक्ष्म जीवों इत्यादि के रस पर वो जीवित रहते हैं। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो केवल एक आपका सही हुआ। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 124 वाले में, तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ध्यान देंगे, सही सही नहीं है। तो देखें, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया, बिल्कुल किया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो आपका सही हुआ, लेकिन हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये अपनी जगह पर तो सही है। डॉक्टर क्रिश्चियान बर्नार्ड ने पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, बिल्कुल किया था, तो ये भी सही है। हृदय वाल्व के कारण हृदय से रक्त 2 शिराओं में बहता है, मेरे भाई गलत। आप लोग अगर साइकिल चलाए हैं, साइकिल में दोस्तों जो छुच्छी होती है, छुच्छी आप लोग देखे हैं, कभी आपकी छुच्छी जाम हो जाती है, निकालते थे तो उसमें वाल्व रहता है, रबड़ का एक ट्यूब रहती है। तो वाल्व क्या काम करता है कि आपको पंप से जो हवा डालते हैं, वो अंदर जाते समय वो वाल्व खुल जाता है, हवा आपके ट्यूब में चली जाती है। लेकिन ट्यूब से जब हवा निकलने का प्रयास करती है तो वाल्व जो रबड़ का होता है वो सिकुड़ जाता है, तो हवा नहीं निकल पाती। बिल्कुल यही काम हमारे दोस्तों हृदय में, तो एक वाल्व होता है, वो वाल्व क्या करता है दोस्तों, वो रक्त को तो जाने तो देता है लेकिन आने नहीं देता है। वैसा ही हो, अगर उसको आपका कंसेप्ट होगा दिमाग में तो इसे भी समझ जाएंगे। तो दोस्तों वाल्व के कारण हृदय 2 सिराओं में नहीं बहता, एक ही बहता है, सिर्फ जाता है लेकिन आने नहीं देता। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, यानी गलत यही था। दूसरा गलत पूछा जा रहा है तो गलत यही था, 2 सिराओं में नहीं, एक सिराओं में बहता है। तो 2 दिशाओं में, मतलब यहाँ कह रहे हैं रक्त 2 दिशाओं में बहता नहीं है, वाल्व की वजह से सिर्फ एक दिशाओं में बहता है, तो यही आपका गलत था। आगे देखें हम लोग 125 में, बेस एडिटिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्रैशपर क्रैश 9 आप लोग जानते होंगे, जैविक कैंची जिसे कहा जाता है, तो वही इसमें प्रयोग किया जाता है। अनुवांशिक सुधार के लिए डीएनए में दोहरे स्ट्रैंड ब्रेक बनाना शामिल है। तो ये तो आपका दोहरे स्टैंड ब्रेक नहीं, यह दोस्तों सिंगल स्टैंड ब्रेक बनाना शामिल होगा, तो ये तो आपका गलत हो जाना चाहिए, ये गलत है। आगे अगर हम लोग देखें, यह अनपेक्षित यानी जिसे हम अनचाहा कहते हैं, उत्परिवर्तनों के जोखिम को कम करता है और सटीकता में सुधार लाता है, यस ये सही है।
सटीक संपादन के लिए कैश9 प्रोटीन और बेस संशोधित एंजाइम का उपयोग किया जाता है। यस, तो दो सही है हमारे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे अगर देखें 126 में रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में दिया है। तो रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में बताना है सही क्या है। तो देखें ध्यान से, मनुष्यों और पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग भारत में रोगाणु रोधी प्रतिरोध को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है। तो दोस्तों यस, पहला वाला तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रोगाणु रोधी के संदर्भ में आप लोग जानते हैं रोगाणु रोधी क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक इत्यादि मतलब जो फैलने वाले रोग होते हैं उनको रोगाणु रोधी कहते हैं। तो एंटीबायोटिक अपशिष्ट को मिट्टी और पानी में डालने पर दवा प्रतिरोधी सुपरबग्स को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे ये रोगाणु रोधी प्रतिरोध का प्रसार तेजी से हो पाता है। तो दोस्तों दोनों के दोनों सही है हमारे, ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग 27 वाले में, तो आपको एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में बताना है। एवियन इन्फ्लुएंजा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कौन सा सही है। ध्यान दें, यह एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो जंगली और घरेलू दोनों पंछियों को प्रभावित करता है। तो सही है ये। और इसका पहला मानव मामला 1990 में हांगकांग में रिपोर्ट किया गया था। तो ये बात सही है दोस्तों, पहला हांगकांग में किया गया था, 1990 में नहीं, यह 1997 में किया गया था। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ये आपके दिमाग में बना रहेगा लंबे समय तक। तो चले हम लोग देखते हैं, तो आपका कौन सा सही हुआ, ये केवल एक हो जाएगा आपका। ये कौन सा सही हुआ, केवल एक हो जाएगा आपका। 28 वाले को दोस्तों अगर हम लोग देखें, तो यहाँ कह रहे हैं दोस्तों जीनोम अनुक्रमण के संदर्भ में, जीनोम अनुक्रमण के संदर्भ में आपको यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ के बताना है। पहला करें, जीनोम अनुक्रमण महामारी के दौरान संक्रामक रोगों के प्रसार और परिवर्तन पर नजर रखने में सहायक कर सकती है। तो यस, ये भी सही है, ये वाला तो सही है। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण केवल कोडिंग क्षेत्रों को डिकोड करता है, जबकि एक्सोम अनुक्रमण पूरे जीनोम को कवर करता है। तो ये उल्टा दे दिए हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। पहला आपका केवल यहाँ सही है। तो यहाँ पर सही पूछ रहे हैं क्या है, तो सही आपका केवल एक हो जाएगा। यानी तो दोस्तों प्रश्न संख्या 129 वाला देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिलान से संबंधित। सूची 1 में आपको समस्थानिक दे दिया है, सूची 2 में उसका उपयोग। समस्थानिक आप लोग जानते हैं क्या होता है, परमाणु क्रमांक सेम आपका रहे, यानी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान अलग होता है। इसी के तहत दोस्तों एक आता है संभारिक। संभारिक में क्या होता है, उल्टा होता है, द्रव्यमान दोस्तों सेम होता है और क्रमांक अलग हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर है, आप लोग जानते हैं, आपको खूब यहाँ जब हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे तो आपको ये वहाँ मिला होगा, कार्बन 14 का उपयोग करके वो दोस्तों क्या काम करते हैं कि मतलब पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करता है कि कौन सा जैविक पदार्थ कितना पुराना है। कंकाल वगैरह जो मिलते हैं ना, तो उसी से कार्बन 14 के ही माध्यम से पता लगाया जाता है कि कितने साल पुराना ये कंकाल वगैरह है। तो ये बात जानते हैं, और इसको तो आपको कक्षा 11 में ही पढ़ाया होगा। कोबाल्ट 16 का उपयोग कैंसर वगैरह में किया जाता है, कैंसर चिकित्सा में तो ये यहाँ आ जाएगा। और यूरेनियम को देखते ही आप कह जाएंगे ये परमाणु ईंधन और हथियार में इसका उपयोग होता है, और बाकी एक आयोडीन का थायराइड रोगों के उपचार में। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ, ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अगर देखें 130 में, तो थोड़ा ध्यान देंगे, क्या कह रहे हैं, विचार करना है, बताना है सही कौन सा नहीं है, सही नहीं है, ध्यान देंगे। तो इसमें आपको देखें क्या कह रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया एकमात्र प्रोकैरियोटिक थे जो ऑक्सीकरण प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे और उन्हें व्यापक रूप से महान ऑक्सीकरण घटना के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ये बात आपकी यहाँ पर तो सही है, ये बात यहाँ पर सही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो अभी देखते हैं हम लोग। आर्किया एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं, बिल्कुल हैं, जो आनुवांशिक रूप से बैक्टीरिया से भिन्न होते हैं तथा उनकी कुछ विशेषताएं यूकैरियोटिक की अधिक निकटता से संबंधित है। यस, ये दोनों सही हैं दोस्तों, दोनों सही हैं। तो इसका मतलब पूछ रहे हैं सही नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा, डी वाला, यानी कोई ऐसा नहीं है जो गड़बड़ है, दोनों सही है। आगे अगर हम लोग देखें 31 वाले में, तो दोस्तों ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर कुछ दर्रे दे दिए गए हैं और कह रहे हैं कहाँ ये स्थित हैं ये दर्रे, तो थोड़ा ध्यान देंगे। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा एक यहाँ दे दिया है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच।
तो दोस्तों ये तो नहीं मिलान है, क्योंकि आधा हमारा अगले पेज पर चला गया है। इससे थोड़ा सा हमें दोस्तों दिक्कत होगी। पहले आपको बता दो, ये पीर पंजाल दर्रा दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों, श्रीनगर में है। तो कहाँ पर है आगे चलेंगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, यानी जो यहाँ पर ए वाला था, ए वाला कहाँ आ जाएगा? ए वाला आ जाएगा यहाँ 2 के पास। नाथुला दर्रा दोस्तों, नाखू का सिक्का गिर गया, यानी सिक्किम में है, भारत चाइना के सीमा पर। तो ये वाला यहाँ पर चला आएगा। इमला इमिसला दर्रा, देवसा दर्रा दोस्तों कहाँ पर है ये? देवसा दर्रा के बारे में दोस्तों हम लोगों ने एक बार पढ़ा था। ये है देवसा दर्रा, तो मान लीजिए हमें नहीं याद आ रहा है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्तों इसमें। तो हम इमलिस्ता दर्रा के पास चलते हैं। यह लद्दाख है में दोस्तों है ये कहाँ है? मिलिज्दा दर्रा लद्दाख क्षेत्र और चाइना के बीच तिब्बत वाले एरिया में है। अब हम कह सकते हैं देवसा दर्रा दोस्तों कहाँ पर है? देवसा दर्रा बचा एक ही है, तो हमने दिमाग लगा लिया। तो ये देवसा दर्रा जो ऊपर है दोस्तों था अभी, उसमें हो जाएगा। तो अभी कट जाएगा, तो पहले आपको ऑप्शन बता देते हैं, यानी बी वाला 3 पे, सी वाला 4 पे, और ये डी वाला कहाँ जाएगा? डी वाला जो 1 पर था उस पर चला जाएगा, क्योंकि वही इसका रास्ता है। तो इस हिसाब से हमारा दोस्तों कौन बन रहा है? ए वाला 3, ए वाला 2, बी वाला 3, ए 2, बी 3, सी 4, एक डी, ये सी वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग चलें देखें तो आपका क्या हो जाए? यहाँ पर दोस्तों जो हम लोग ये देपसा वाला था, देपसा वाला यहाँ चलाएगा हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच। समझ गए होंगे आप। आगे अगर हम लोग देखें 32 वाले में, तो एक तरफ आपको तो जलप्रपात दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी। तो कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, जोड़े के रूप में बताना है कौन सा सही है। तो हेब्बे जलप्रपात भद्रा नदी पर बनाया गया है दोस्तों। यस, ये बात सही है। धुआंधार जलप्रपात हम लोग खूब पढ़े हैं, धुआंधार, कपिल धारा, तो ये सब दोस्तों नर्मदा नदी पर बनाया गया। दूध सागर दोस्तों कहाँ बनाया गया है? यह मांडवी नदी पर बनाया गया है, गोवा में जो है। तो ये बात यहाँ पर ये गलत है। सुवर्ण रेखा, ये जो हुंडरू जलप्रपात है, ये यहाँ पर उल्टा दे दिया है। यहाँ देखो मांडवी नदी है ना, यानी दूध सागर मांडवी नदी पर होना चाहिए था, और हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते तो सही हो जाता, यानी इसको यहाँ रहना चाहिए था और इसको यहाँ रहना चाहिए था। तो इसका मतलब ये दोनों गलत हो गए। सही आपका 1 2 है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें, कौन सा देश हिंद महासागर के रिम एसोसिएशन का सदस्य नहीं है? तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्या है? तो दोस्तों हिंद महासागर के लगे हुए देशों का एक संगठन है, जो अपने आर्थिक विकास वगैरह के लिए काम करते हैं। तो आप लोग, हमें बहुत सारे देश हैं, हम आप गिन नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, मालदीव भी हिंद महासागर किनारे है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडोनेशिया भी है, जर्मनी तो बहुत दूर है। जो आपके यूट्यूबर ध्रुव राठी है, यही जर्मनी में रहते हैं, तो याद होगा आपको जर्मनी, ये यूरोप में है। तो आपका यही हो जाएगा, ये हिंदुस्तान रिम एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें 134, इसमें दोस्तों सागरी अधस्थल सिद्धांत यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है सही क्या है। तो किस अवधारणा यानी किस कंसेप्ट पर विचार नहीं किया जा सकता? हेस ने किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? हेस के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, ये तो हो सकता है। तो अगर बी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो कह रहे हैं विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। आप लोग जानते हैं विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, ये कहां से दोस्तों, ये किसका सिद्धांत है? यह आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, जिसे वेगनर ने दिया था। तो ये उसका दोस्तों, ये उससे संबंधित है, यह सागरी अधस्थल सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो यही आपका गलत है, यही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब सही है। आगे चले दोस्तों, हम लोग देखते हैं थार रेगिस्तान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। थार रेगिस्तान के सेंस में कौन सा हमारा ये स्टेटमेंट सही है? ध्यान देंगे थोड़ा, थार रेगिस्तान के संदर्भ में बताना है और सही कौन सा है, ध्यान देंगे। इसकी सीमा पश्चिम में सिंधु नदी मैदान, उत्तर की ओर उत्तर पूर्व पंजाब मैदान, दक्षिण में अरावली पर्वतमाला, और दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वतमाला, और दक्षिण में कच्छ के रण से लगती है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। देखें तो कह रहे हैं यह विश्व में सबसे बड़े बिटुमिनस कोयले के भंडारों में से एक है। तो मेरे भाई गलत है, बिटुमिनस कोयला यहाँ पर नहीं होता है।
ये पीट्स कोयला यहाँ पर पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कोयलों को कार्बन का आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एंथ्रासाइट होता है दोस्तों, बिटुमिनस होता है, और दोस्तों क्या होता है, लिग्नाइट होता है, और पीट्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें होता है, फिर उससे कम इसमें, इससे कम इसे, सबसे कम पीट्स में। तो यहाँ पीट्स कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला नहीं। तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। तो गलत हुआ तो केवल आपका ए सही हुआ। आगे चलें, अगर हम लोग देखें तो चिनाब नदी के संदर्भ में आपको कुछ बात कही जा रही है। चिनाब नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतीय दर्रे के निकट से निकलती है? तो दोस्तों किस नदी के निकट से निकलती है चिनाब? यहाँ आपको दिया गया है रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, जोजिला, नाथुला। तो दोस्तों आपको यहाँ ये बारालाचा दर्रा के निकट से निकलती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। जानते हैं चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में, यही जास्कर पर्वतमाला जो है उसके पास से ये निकलती है, उसी के पास ये बारालाचा दर्रा है, वहाँ से। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखे रहेंगे ये। आगे दोस्तों 37 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, कथनों पर विचार करें, बताना है कि सही क्या है। विंध्य पर्वत श्रृंखला दक्षिणी पठार को उत्तरी भारत के भौगोलिक रूप से विभाजित करता है। बिल्कुल करता है, कोई डाउट नहीं। विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है दक्षिणी पठार को भारत के उत्तरी भारत के मैदान जो होता है दोस्तों, वहां से इसको अलग करता है। दूसरे वाले में कह रहे हैं भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डविन, जिसे हम लोग या केटू कहते हैं, ये पीओके में है दोस्तों। जो पीओके में है, यहाँ तक तो ये बात ठीक है। लेकिन दोस्तों यह पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है, ये काराकोरम श्रेणी में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी में है ये, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। आदि यहाँ तक बात सही थी कि पीओके में है, केटू ये है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन यह काराकोरम में, तो इसलिए यह गड़बड़ हुआ। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। बिल्कुल, तो यहाँ पर रायसीना डायलॉग वगैरह होता है दिल्ली में। तो आपका 1-3 सही है, यानी 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे अगर हम देखें तो बादल फटने के संदर्भ में कुछ बात कही जा रही है। क्या होता है, किसी एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, यही बादल फटना एक तरह कहलाता है। यह तब होता है जब पर्वत श्रृंखला से ऊपर की ओर उठती नम हवा गर्म हो जाती है, जिससे हवा के विपरीत दिशा में भारी वर्षा होती है। तो ये बात यहाँ पर तो सही है। बादल फटना एक सीमित क्षेत्र में होने वाली वर्षा घटना, जिससे सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है, वही मैंने अभी बताया। तो दोनों के दोनों आपके तो यहाँ सही हो जाएंगे, क्योंकि सही पूछा जा रहा है, तो सही दोनों हो जाएंगे। तो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों सही है। आगे अगर हम लोग देखें तो साओरा जनजाति के संदर्भ के बारे में आपको कुछ पूछा जा रहा है। ये साओरा जनजाति दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, थोड़ा ध्यान देंगे। ये सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। इसके दोस्तों आप लोग देखेंगे रामायण महाभारत में इसकी चर्चा आपको मिलती है, तो पढ़े होंगे कई बार, ये एग्जाम में आया होगा आपको। तो कह रहे हैं कौन सा सही है? तो यह तमिलनाडु की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में दोनों में मिलता है। तो दोस्तों इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में तो मिलता है, लेकिन दोस्तों ये तमिलनाडु में नहीं, ये जैसे पूर्वी भारत, जैसे ये आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम वगैरह एरिया में है, तमिलनाडु में ये नहीं है। तो यहाँ ये तमिलनाडु लिख दिया है, तो इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया। तो आपका ये गलत। तो दूसरे मामले में इसके 2 उप समूह हैं, सुधा साओरा जो मैदानी इलाकों में गीली खेती करते हैं, और लांजिया साओरा जो पहाड़ियों में झूम कृषि पर निर्भर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत। तो याद रखे रहेंगे, सुधा ये मैदानी में रहते हैं, और इलाकों में जो रहते हैं, जो ये लाओनरा मतलब ये लांजिया साओरा ये पहाड़ियों पे झूम कृषि करते हैं। या आगे देखें हम लोग 140 वाला। तो एक तरफ आपको बांध दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी, कौन सा बांध किस नदी बनाया गया है? तो दोस्तों ये मैथन बांध, जितना मंथन बरकरार रखोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, तो ये बराकर नदी पर आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको इंदिरा सागर बांध, ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी। और नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्ण अर्जुन की कहानी खूब सुने होंगे ना, तो कृष्ण नागार्जुन यहाँ हो जाएगा। मेट्टूर ये कावेरी। तो आपका सही क्या हुआ दोस्तों? ए वाला 3, बी वाला 2, ए 3, बी 2, सी 4, डी 1। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, हम लोग देख लिए। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग 41 पर।
तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 41 में क्या पूछा जा रहा है, विचार करना है और बताना है कि सही नहीं है। क्या सही नहीं है भाई, देखें। हका काबो राजी भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो गलत है मेरे भाई। हका काबो राजी भूटान का नहीं है, म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा हम करें दोस्तों, गंगखर पुएनसम म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है, नहीं, यह भूटान का है। तो दोस्तों उल्टा दे दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार और भूटान, यानी यहाँ पर भूटान रहना चाहिए था और म्यांमार की जगह पर भूटान रहता, सही रहता। तो यहाँ दोनों हमारे कौन सा सही नहीं है, तो दोनों गड़बड़ हो गए। तो दोनों गड़बड़ हो गए तो सी वाला हो जाएगा आप। दोस्तों प्रश्न संख्या 142 को देखते हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं किन शैलों का निर्माण, यानी किन शैल मतलब पत्थर हो गए, किन शैलों का निर्माण, किन चट्टानों का निर्माण दाब आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। ध्यान देंगे, दाब आयतन एवं तापमान की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। इसको ऐसे समझिए, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है उसके बाद जो पहली चट्टान बनती है आग्नेय, ध्यान देंगे आग्नेय, इसे दोस्तों मूल चट्टान कहते हैं या हम लोग पैतृक चट्टान कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही बनती है। फिर दोस्तों इसमें हवा पानी जैसी प्रक्रिया के अपरदन के कारण ये चेंज हो जाती है, ये अवसादी में, याद हो जाएगा आपको, अवसादी। फिर अवसाद में दोस्तों प्रेशर टेम्परेचर दाब मतलब प्रेशर टेम्परेचर और आयतन जैसी परिवर्तन होता है। जब इसकी वजह से इसमें परिवर्तन होता है तो ये कायांतरित में बदल जाती है, कायांतरित में। तो यही आपसे पूछा जा रहा है किसके प्रक्रिया के फलस्वरूप बदलती है, तो कायांतरित हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दिया है ना कायांतरित शैल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, विचार करना है और बताना है कि सही है। कौन सा सही है, देखें भाई। जिन क्षेत्रों में भूकंपी तरंगे अभिलेखित हो जाती हैं उन्हें भूकंपी छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो जिन क्षेत्रों में भूकंपी तरंगे अभिलेखित हो जाती हैं, जिन क्षेत्रों में नहीं हो पाती है उन्हें भूकंपी छाया क्षेत्र कहा जाता है भाई ना। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। दूसरे में करें पी तरंगों का छाया क्षेत्र यस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है, तो ये दो वाला आपका सही है। तो आपका केवल दो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। यस, पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है, यह सही है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 144 वाले में, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप। यहाँ विशेषताएं पूछा जा रहा है काली मृदा के संबंध में। आप लोग जानते हैं काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली की मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दरारें पड़ जाती हैं। कपासी मिट्टी कहा जाता है, कपास अच्छा होता है। काली मिट्टी सबसे लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है, यस, इसको नमी बहुत लंबे समय तक रहती है, सही है। फास्फोरस में नाइट्रोजन कमी होती है, तो अधिकता नहीं कमी होती है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक आपका होगा। आगे अगर हम 45 वाले में देखें तो आपको दोस्तों एटालीन जल विद्युत परियोजना के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, सही कौन सा है। यह असम में नहीं दोस्तों, एटालीन जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है, यह अरुणाचल में है, तो ये गलत हो जाएगा आपको। दूसरे में कह रहे हैं दिबांग नदी की सहायक नदियों पर बांध का निर्माण शामिल है, तो यस दिबांग नदी पर है, तो आपका सी हो जाएगा, केवल दो। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें अब 146 को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट एटना से संबंधित दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं माउंट एटना विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली में है। तो यही कह रहे हैं यूरोप का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, बिल्कुल है। माउंट एटना दोस्तों यह सिसिली द्वीप के दोस्तों पूर्वी तट पर है, दक्षिणी नहीं, यह पूर्वी तट पर है। तो यहां पर आपका ये तो गलत हो गया, केवल एक आपका सही हुआ, केवल एक मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग अमेजन बेसिन के बारे में दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है। तो ये अमेजन बेसिन पर विचार करके हमें बताना है सही क्या है। तो यह ब्राजील पेरू कोलंबिया और इक्वाडोर के बीच वितरित एक सीमा है, तो यह सही है। यह वर्तमान में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो दोस्तों वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी आयतन के लंबाई के मामले में तो दोस्तों नील नदी है, नील नदी को हम लोग दोस्तों जानते हैं। लेकिन ब्रॉड के मामले में, जल ग्रहण के मामले में यह विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, दूसरी नहीं पहली हो जाएगी, तो ये गड़बड़ हुआ। इस बेसिन में विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो यस यहां पर ये आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हुआ आपका, ऑप्शन सी।
48 में दोस्तों पनामा नहर के बारे में आपको दोस्तों बात कही जा रही है। पनामा नहर के बारे में बताना है कि कौन सा सही है स्टेटमेंट। तो यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है, बिल्कुल जोड़ती है। आप लोग दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच देखेंगे तो वहाँ आपको ये मैप में मिलेगा। इस नहर का निर्माण 1910 में हुआ था दोस्तों। हमने जब किताब में देखा तो उसमें लिखा था कि नहर बनने के बाद 1914 में इसमें पहली नाव चलाई गई थी। तो दोस्तों ये 1914 के आसपास बन के तैयार हुआ था, 10 में नहीं। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा दूसरा वाला, तो केवल एक सही हुआ, ऑप्शन बी। आगे देखिए 49 वाले में शाहिद रजाए बंदरगाह, बड़ा अजीब सा नाम है, नाम से ही लग रहा है कोई मध्य एशिया का दोस्तों देश है। शाहिद रजाए बंदरगाह के संदर्भ में बताना एक सही क्या है। तो यह ईरान का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत वाणिज्यिक बंदरगाह है जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास स्थित है। तो कोई डाउट नहीं, ये वाला तो आपका सही है, ये सही है। और यह कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय उत्तरी परिवहन गलियारा का हिस्सा है जो ईरान, रूस और भारत के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। यस, करंट में पढ़े होंगे। तो डी सी हो जाएगा आपका, दोनों सही है। अब दोस्तों हम लोग लास्ट प्रश्न को देखें, थोड़ा ध्यान देंगे। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में आपको सवाल दिया गया है और वैश्विक जल संसाधनों पर उनके प्रभाव के संदर्भ में कुछ बताना है हमें। तो कौन सा सही है, ध्यान देंगे। तो कह रहे हैं महासागरीय धाराएं ग्रह पर ऊष्मा के पुनर्वितरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यस। क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करती हैं, ये भी सही है। इनको देखें तो कह रहे हैं थर्मोहेलिन परिसंचरण जो होता है वो मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हवा के पैटर्न द्वारा संचालित होता है। तो नहीं दोस्तों, ये घनत्व जो होता है समुद्र में जो घनत्व होता है उसके माध्यम से संचालित होता है, हवा के पैटर्न से नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, थर्मोहेलिन परिसंचरण ये। तो आपका केवल एक सही हुआ, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। तो दोस्तों हम लोगों ने आज जो अपना ये 7वां टेस्ट देखा था दोस्तों, ये भली भांति हम लोगों का अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग जस्ट अगला टेस्ट लेकर आएंगे। आप लोग इस वीडियो को जितना सपोर्ट करना है करें। धन्यवाद।